ओके कल एक नई चीज पढ़ी थी, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा लिखते हैं उसका ना। 9-5 पढ़ा था, क्या था 9-5? ईसीओ, ईसीओ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। क्या क्या? हाँ टीडीआर और एफएसआई ढूंढा क्या? नहीं होता है, दोनों ट्रांसफर होता है। हाँ हाँ हाँ, उसके हाइट जो रहता है। ठीक है। एफएसआई यूजुअली हाइट के लिए होता है। हाँ। हम्म, कम करना पड़ेगा, बराबर, साइड में स्पेस छोड़ना पड़ता है, तो एफएसआई वैसे डिसाइड होता है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करें स्टार्ट। अच्छा फटाफट रिवाइज कर ले। ईसीओ 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 में मेन क्या था कि व्हेन विल द ईसीओ बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड सप्लायर, है ना। वापस कल वाला एग्जांपल एक बार रीटरेट करते हैं। मान लो ये मानसी ने एक रिक्शा बुक की फ्रॉम ओला ऐप। गवर्नमेंट को मालूम है कि मानसी भी टैक्स नहीं पे करने वाली और रिक्शा वाला भी टैक्स पे नहीं करने वाला, लेकिन ओला से टैक्स कलेक्ट करना काफ़ी ईजी है। तो ओला को डीम्ड सप्लायर माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि ओला ने डायरेक्टली मानसी को सर्विस दी और पूरा का पूरा टैक्स किससे कलेक्ट होगा? ओला से। तो स्पेसिफिक 4 एंट्रीज, 4 नहीं 5 थी, 5 एंट्रीज। पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अदर देन ओमनी बस। बाकी सब कवर हो गया, ओमनी बस कवर्ड नहीं था। अगर मैं बुकिंग करता हूँ किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर से तो टैक्स कौन पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर बहुत बड़ा रिक्शा वाला है तो नहीं, तो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ही पे करेगा। देखिए इधर क्या लिखा है, मैंडेटरी फॉर द ईसीओ टू पे टैक्स। अगर रिक्शा वाला बहुत बड़ा है, करोड़पति आदमी, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ईसीओ को ही टैक्स पे करना है। फिर उसके बाद एक नया एंट्री आया था ओमनी बस के लिए। ओमनी बस के केस में भी टैक्स कौन पे करने वाला है? ईसीओ। अगर तुम लोग ओमनी बस का बुकिंग करते हो ऑनलाइन, टैक्स विल बी पेड बाय ईसीओ। उसके बाद मेरे को किधर घूमने जाना है और मैं होटल बुक कर रहा हूँ फ्रॉम मेक माई ट्रिप, और मैं गरीब आदमी, छोटा मोटा होटल बुक कर दिया, तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ टैक्स पे करेगा। लेकिन मान लो मैंने बड़ा होटल बुक किया, ताज लिमिटेड, ताज होटल्स, या फिर मैरियट या फिर रेडिसन, तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? वो होटल बुक करेगा। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये रहेगा, अपने को चेक करना पड़ेगा इफ द सप्लायर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मतलब सप्लायर का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है कि नहीं। अगर 20 लाख से ज़्यादा हो गया तो वो पे कर देगा, 20 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ तो मेक माई ट्रिप पे करते हैं। उसके बाद था अर्बन क्लैप वाला, हाउस कीपिंग सर्विसेज वाला। उस केस में अगर कोई छोटा मोटा प्लम्बर आता है घर का काम करने के लिए तो टैक्स विल बी पेड बाय अर्बन क्लैप। लेकिन अगर कोई बड़ा प्लम्बर आता है, कोई प्लम्बिंग की कंपनी आती है विच इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड, देन उस केस में टैक्स विल बी पेड बाय दैट कंपनी। और लास्ट एक नई एंट्री आई थी विच इज़ रिलेटेड टू स्विगी, फूड डिलीवरी सर्विस, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। अगर मैं किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट से खाना मंगाता हूँ तो टैक्स कौन पे करेगा? स्विगी। अगर मैं होटल से खाना मंगाता हूँ और वो होटल का रूम का रेंट है 5000 रुपीज़, टैक्स कौन पे करेगा? स्विगी। अगर मैं किसी होटल से खाना मंगाता हूँ और होटल का रूम का रेंट है 8000 रुपीज़, तो टैक्स कौन पे करेगा? होटल पे करेगा। समझ गया सबको ये? दैट्स इट। पढ़ लो ये 5 पॉइंट्स, कुछ भी डाउट होगा इमीडिएटली इसको क्लियर करो। ये जो न्यू एंट्री मार्क किया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मे में एग्जाम दे रहे हैं। इसमें से मान के चलो एक एमसीक्यू तो आने वाला है, ये स्विगी वाले के ऊपर से एक क्वेश्चन तो उसमें आने वाला है।
तो 7,500 का लिमिट याद रखना। तो एक बार देख लो क्या लिखा है। स्पेसिफाइड प्रीमाइस रिफर्स टू होटल विद अ डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ ग्रेटर देन 7,500 पर डे। इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, क्या है वो? ग्रेटर देन। तो 7,500 रहा तो भी स्विगी पे करेगा, लेकिन 7,500 1 रुपया हो गया तो फिर होटल पे करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आने वाला है। हाँ इक्विवेलेंट जोड़ दे अभी। पर यूनिट मतलब एक रूम का एक दिन का, ऐसा कैसा है? कभी कभी कुछ फॉरेन डॉलर्स में कोटेड रहते हैं होटल, तो इसके लिए इक्विवेलेंट बोला। तो वो तुमको मिल जाएगा। मतलब मान लो 7,500 रुपये या फिर $100, और आज का डॉलर का भाव है 76 रुपीज़, तो वैसा वो कंपेयर करने बोलेंगे। देखो एग्जाम्पल ऐसा उधर लिखा रहेगा, तुमको वो सब गैस नहीं करना रहेगा। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। समझ गया अजिंक्य? डाउट किसी को? पक्का लिखे थोड़ा इस पे अभी। अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं। हाउ विल द ईसीओ पे टैक्स? ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, ईसीओ ना बाहर से भी ऑपरेट कर सकता है, इंडिया के बाहर से, है ना। मतलब दुबई का ईसीओ हो सकता है या फिर यूएस का ईसीओ हो सकता है। आजकल तो सबके ऑफिस इंडिया में आ गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो अगर ऐसा कोई नया ईसीओ आता है तो वो कैसे टैक्स पे करेगा, चेक कर लेते हैं। इफ द ईसीओ इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, then person liable to pay tax is the ECO. If the ECO does not have a physical presence in the taxable territory, then person liable to pay tax is the person representing the ECO. उनको यहाँ पे एक आदमी रखना पड़ेगा जो उनको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। और लास्ट, इफ द ECO हैज नीदर फिजिकल प्रेजेंस नॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव, उस केस में पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय द ECO फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स। ECO को एक स्पेशल बंदा यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा, ओनली एंड ओनली फॉर पेइंग टैक्स। खुद का ऑफिस इधर है तो वो खुद ही पे करेगा, इधर नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव पे करेगा, और अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो किसी एक बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा। मान लो एक कशिश को अपॉइंट कर दिया, हर महीने कशिश ECO के नाम पे टैक्स पे करेगी। सिंपल है। आ जाओ इधर, 9-5 लिखेंगे अभी। लिखो, द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST Council, government on the recommendation of the GST Council may specify categories of service, the tax on which shall be paid by electronic commerce operator. Shall be paid by electronic commerce operator through which the said services were supplied. Through which the said services were supplied. Through which the said services were supplied. अच्छा मान लो मैं मिंत्रा से एक शर्ट ऑर्डर करता हूँ, उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? मिंत्रा क्यों पे करेगा? किधर पड़ा है क्या अपन ने गुड्स खरीदने वाला? किधर भी था क्या इधर शर्ट खरीदने वाला एंट्री? फिर मिंत्रा क्यों पे करेगा?
जो शर्ट जो बेचने वाला दुकानदार है वही करेगा ना भाई। कंफ्यूज मत हो, इधर क्या लिखा है देखो, वापस सारे एंट्री पढ़ो। पहला एंट्री किसका है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। सेकेंड भी वही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। थर्ड वाला अकोमोडेशन इन होटल। फोर्थ वाला हाउस कीपिंग। और फिफ्थ वाला स्विगी। किधर भी शर्ट खरीदने वाला लिखा है क्या? परचेज ऑफ गुड्स कहीं पे भी लिखा है क्या? तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? जो एक्चुअल में दुकानदार है वो। अमेजॉन से मान लो मैंने मोबाइल ऑर्डर किया, टैक्स कौन पे करेगा? जो सप्लायर है वो पे करेगा। मान लो अमेजॉन से ऑर्डर किया और मान लो कोई तो भी कि एसएस मोबाइल से मेरे घर पे मोबाइल आता है, तो टैक्स विल बी पेड बाय एसएस मोबाइल। याद रखो, इसके अलावा कुछ भी होगा सप्लायर ही टैक्स पे करेगा। खाली ये 5 स्पेसिफिक केसेस है जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करता है। समझ रहे हो क्या? पक्का? ओके। एंड all the provisions of the act shall be applicable to such ECO. All the provisions of the act shall be applicable to such ECO as if he is the supplier, liable to pay tax. As if he is the supplier liable to pay tax. As if he is the supplier liable to pay tax. इस लाइन का मतलब यह है कि ECO will be treated as deemed supplier. समझा ये चीज? क्लियर है? ओके। आगे एक बार ECO का मतलब भी लिख देते हैं। ECO means an intermediary providing various services through website or app. An intermediary providing various services through website or app. अच्छा, एक चीज याद रखो, खुद का वेबसाइट होना मतलब वो ECO नहीं बन जाएगा। समझ रहे हो क्या? मान लो एक रिक्शा वाला है और उसने अपना खुद का एक ऐप बना दिया। तुम लोग वो वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नासिक रिक्शा वाला ऐप करके एक है, उस पर जाने का, रिक्शा बुक कर देने की। ये ECO नहीं होता है। खुद का वेबसाइट होना इज नॉट ECO, वो एक नॉर्मल वेबसाइट। ECO एक थर्ड पार्टी होती है जो दो लोगों को मिलाने का काम करती है। खुद का वेबसाइट होना, खुद का एप्लीकेशन होना, दैट डजंट मेक यू एन ECO। एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। ECO दो लोगों को मिलाने का काम करता है, ECO खुद कभी सप्लाई नहीं करता है। लेकिन वो रिक्शा वाले का खुद का एप्लीकेशन है तो वो रिक्शा वाला ECO नहीं बनेगा, ठीक है? वो नॉर्मल सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा, उसका खुद का ऐप है तो। यस, मान लो मैंने मान ले ये, ठीक है, अकोमोडेशन सर्विस वाला। अभी होटल बुक करने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो मैं मेक माई ट्रिप पे जा सकता हूँ, या फिर ताज होटल के खुद के वेबसाइट पे भी जा सकता हूँ ना, दोनों साइड से बुक कर सकता हूँ। तो जो मेक माई ट्रिप ECO बन जाएगा, लेकिन जो ताज होटल का खुद का वेबसाइट है वो ECO नहीं रहेगा। वो तो उन्होंने खुद से इन हाउस डेवलप किया। ECO पे क्या होता है, अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अलग अलग सप्लायर के। समझ रहे? तो ECO वही कर रहा है, अलग अलग सप्लायर्स को तुमको चांस देगा ढूंढने का। लेकिन खुद का वेबसाइट है मतलब तुम लोग ECO बन जाओगे ऐसा नहीं। समझ रहे? स्विगी पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, ये अर्बन क्लैब पे भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं मेरे पास। तो ECO में बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं। खुद का वेबसाइट मतलब मैं अकेला सप्लायर रहूँगा तो वो ECO नहीं कहलाया जाएगा। समझ गया?
हाँ फिर वो तो ताज होटल ही पे करेगा क्योंकि उसके ऐप से ही बुक किया मैंने तो। क्लियर है सबको? ओके 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 ओके, आ जाओ। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन थोड़े लिख देते हैं। पहला क्लैरिफिकेशन, देखो ईसीओ का टर्नओवर कितना होगा तुमको क्या लगता है? 20 लाख से ज़्यादा ही होगा, तो उसने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन तो लिया ही होगा ना। हाँ तो उसको कुछ वापस अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वही रजिस्ट्रेशन में उसको और एक बार टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ रिक्शा वाला। समझ गया? देखो इसमें ईसीओ इज नॉट रिक्वायर्ड टू obtain separate registration ECO is not required to obtain separate registration to pay tax under section 95 to pay tax under section 95। क्लियर है? अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उसके बेसिस पे टैक्स को पे कर दो। सेकेंड, टीसीएस प्रोविजंस विल अप्लाई। टीसीएस का प्रोविजन अप्लाई होगा, ये पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर कौन सा? टीडीएस टीसीएस का चैप्टर 13 में पढ़ेंगे टीसीएस क्या होता है। ठीक है? ओके, तो इसके साथ तुम्हारा सेक्शन 9 खत्म होता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन था। 9(1) बात करेगा सीजीएसटी के बारे में कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी लगा दो, मैक्सिमम रेट होगा 20%। फिर 9(2) बात करेगा कि पेट्रोलियम क्रूड वगैरह पे जीएसटी बाद में आएगा। 9(3) बात करेगा रिवर्स चार्ज के बारे में। 9(4) भी बात करेगा स्पेसिफिक रिवर्स चार्ज के बारे में। और 9(5) बात करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में, ECU। ठीक है, वो जरूरी देखा मैंने। समझा है सबको? 9 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। बड़े आगे अभी बात करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन की। जो अपन ये 20 लाख का टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो कैलकुलेट करना कैसे करना होगा कैलकुलेट? जो अपना रेवेन्यू रहेगा वो अपना टर्नओवर बन जाता है। अच्छा, थोड़े से इसमें इंप्लीकेशन से एक बार ध्यान देते। सबसे पहला इंप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है, आई एम ए बिजनेसमैन। मेरा एक शॉप है नासिक में। नासिक में एक शॉप है एंड दिस शॉप सेल्स शर्ट्स। मेरा सूरत में एक शॉप है, दिस शॉप सेल्स पैंट्स। ठीक है, दोनों मेरे ही पैन के अंडर रजिस्टर्ड है। आई एम अ सोल प्रोपराइटर, मेरा एक पर्सनल पैन है। ये नासिक वाला शॉप भी मेरे ही पैन के अंडर रजिस्टर्ड है, सूरत वाला शॉप भी मेरे ही पैन के अंडर रजिस्टर्ड है। अब मेरे को बताओ, पहली बात तो दोनों शॉप्स अलग अलग स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या इनको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे? जीएसटी में तो अलग अलग लेने पड़ेंगे ना। जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, तो एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा नासिक में और दूसरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा सूरत। मान लो इसका टर्नओवर है 15 लाख और इसका टर्नओवर है 20 लाख। तो जब मैं मेरा खुद का टर्नओवर कैलकुलेट करूंगा तब मुझे इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। ऑल इंडिया बेसिस पे मेरे जितने भी शॉप्स है, मेरे जितने भी ब्रांचेस है, सबका जो भी टर्नओवर रहेगा, सबका जो भी सेल्स रहेगा, टर्नओवर मतलब सेल्स, उनका टोटल विल बी माय एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब देखो, मान लो मेरा अगर एक ही शॉप होता विच इज इन नासिक जिसका टर्नओवर है 7 लाख, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 20 लाख के नीचे है। अब मैंने सूरत में और एक शॉप डाल दिया, सिर्फ सूरत में डाला, ठीक है, सिर्फ सूरत में शॉप डाला जिसका टर्नओवर है 17 लाख। मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं।
लेकिन मैंने दोनों शॉप्स को साथ में डाला और साथ में मिलके मेरा टर्नओवर कितना हो रहा है, 24 लाख हो जा रहा है। तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। मुझे नासिक में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मेरे को सूरत में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? हाँ, सूरत में 25 लाख है और इधर 7 लाख है, टोटल कितना हो गया? 32 लाख हो गया टोटल। 20 लाख के ऊपर चला गया ना, दोनों जगह पे लेना पड़ेगा। उससे फर्क पड़ता ही नहीं कि कौन से स्टेट में कितना है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे देखो कि कितना है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अगर 20 लाख के ऊपर चला गया तो तुमको वो हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहां पे तुम लोग बिजनेस कर रहे हो। समझ रहे हो? तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये तो बाद में पढ़ेंगे, ये अपन रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी खाली मैं तुमको टर्नओवर कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्या सीखे अपन कि जितने भी मेरे शॉप्स है सबका टोटल विल बी माय टर्नओवर ऑन दैट पैन नंबर। क्लियर है क्या? अगला, मान लो सूरत में मैं पैंट्स नहीं बेचता हूँ, सूरत में मैं बेचता हूँ अल्कोहल तो नहीं, उधर पेट्रोल। क्या बेचता हूँ सूरत में मैं? पेट्रोल पे जीएसटी लगता है क्या? फिर भी उसका टर्नओवर मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा। पेट्रोल का टर्नओवर मान लो 17 लाख है, शर्ट्स का टर्नओवर कितना है? 7 लाख। टोटल ऑल इंडिया लेवल पे टर्नओवर कितना हो गया? 24 लाख। मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन लॉजिकली सोचो, जहाँ पे मेरा पेट्रोल पंप है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेके कुछ फ़ायदा है क्या? तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूँगा, बट नासिक में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ऑल दो टर्नओवर इज लेस देन 20 लाख। ऑल ओवर इंडिया में 20 लाख क्रॉस हो गया ना, बात खत्म। फिर जहाँ जहाँ पे तुम लोग धंधा कर रहे हो वहाँ पे तुमको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। लेकिन पेट्रोल पंप जहाँ पे डाला है वहाँ पे जीएसटी तो लगने ही नहीं वाला, तो वहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूँगा। क्लियर है क्या? तो एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में सारे टाइप के सप्लाई आ जाते हैं। नंबर 1 टैक्सेबल। टैक्सेबल का एग्जाम्पल शर्ट एंड पैंट। नंबर 2 नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल मतलब पेट्रोल, ये भी मेरे को ऐड करना पड़ेगा। नंबर 3 बोलता हूं मैं एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर तुम लोग स्कूल चलाते हो तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। स्कूल के फीस पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब प्राइवेट नहीं, जो मेरा स्कूल रहेगा 11 मतलब 12th स्टैंडर्ड तक, उसके स्कूल के फीस पे जीएसटी नहीं लगता। तो नासिक में मेरा शर्ट का शॉप है और सूरत में मेरा एक स्कूल जिसका टर्नओवर 17 लाख, तो उसका टर्नओवर भी इंक्लूड हो जाएगा इन माय एग्रीगेट टर्नओवर फॉर एंटायर कंट्री। तो भी मेरा टोटल टर्नओवर कितना माना जाएगा? 24 लाख। तो इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई भी पकड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या क्या पकड़ना पड़ेगा? टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, फर्क पड़ता ही नहीं, सारे टाइप के सप्लाई तुमको पकड़ने पड़ेंगे। मान लो मेरा सूरत में काजू सेल करता हूँ मैं, काजू खाते हो? काजू कतली, काजू सेल करता हूँ और काजू पे मान लो रेट है 0%। कितना रेट है? मतलब टैक्स लगता ही नहीं। 0% मतलब वर्चुअली 0 हो गया, टैक्स लगने ही नहीं वाला है। इसका भी मेरे को टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा इन माय एग्रीगेट टर्नओवर। इसको मैं बोलूँगा नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड मतलब जिसका टैक्स रेट कितना है? 0। फिर कोई भी टाइप का धंधा करो फर्क नहीं पड़ता है, हर एक धंधे का टर्नओवर तुमको तुम्हारे एग्रीगेट टर्नओवर में पकड़ना पड़ेगा। हर एक धंधे का टर्नओवर तुम्हारे एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिडर होगा और फिर हम लोग वो 20 लाख का लिमिट चेक करेंगे। और ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे होगा, ये स्टेट वाइज नहीं होगा, ये पैन वाइज होगा। तुम्हारे पैन के अंडर जितने भी बिजनेसेस है सबके लिए तुमको ये चेक करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो लॉजिकली फिर मुझे क्या करना चाहिए बताओ जरा एक बार। मान लो इधर मेरा पेट्रोल पंप है और इधर मेरा शर्ट का शॉप, तो मुझे इन दोनों बिजनेसेस को सेम पैन के अंडर चलाना चाहिए कि अलग अलग पैन के अंडर चलाना चाहिए? मान लो शर्ट का शॉप मैंने खुद के नाम पे रख दिया और पेट्रोल मैंने मेरे मम्मी के नाम पे चालू कर दिया पेट्रोल पंप, तो उससे क्या हो जाएगा? मेरा टर्नओवर 7 लाख, मम्मी का टर्नओवर 17 लाख, दोनों 20 लाख की कम, दोनों में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है ही नहीं।
मान लो पेट्रोल पंप का धंधा हो जाता है 50 लाख, तो भी जरूरत नहीं रजिस्ट्रेशन लेने की। 20 लाख क्रॉस कर गया लेकिन उस पर जीएसटी तो लगने ही नहीं वाला है, तो इस पे कभी भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है ही नहीं। बाकी अगर मेरा शर्ट का इंडिविजुअली 25 लाख हो जाता है तो फिर लेना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन तुमको मालूम है 20 लाख क्रॉस नहीं करने वाला है, तो अपने बिजनेस को उस तरह से सेग्रीगेट करो ताकि तुमको रजिस्ट्रेशन में आने की ज़रूरत ना पड़े। और यूजुअली लोग ऐसा ही करते, जितने भी अलग अलग बिजनेस है अपने अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के नाम पे चालू कर देते। कोई भी बिजनेस एक बंदे के नाम पे नहीं चलाते, फैमिली में मान लो मिनिमम 4-5 बंदे तो होते ही होते, तो 4-5 लोगों के नाम पे वो लोग बिजनेस चालू कर देते। एक चाचा के नाम पे हो गया, एक दादा के नाम पे हो गया, एक दादी के नाम पे हो गया, फिर वो बिजनेस करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस तो मैं ही संभालने वाला हूँ, खाली किसके नाम पे चालू है, मम्मी के नाम पे चालू। बोलो दोनों जगह पे, फिर तो लेने की जरूरत ही नहीं रजिस्ट्रेशन, चलेगा 20 लाख के ऊपर चला गया। ये अपन रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर तुम्हारे धंधे पे जीएसटी लगता ही नहीं है तो तुमको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है छोटा सा, समझ, ये शेल के पेट्रोल पंप पे कोई गया है कभी? वो आगे बीएलबीडी होटल है उसके आगे, सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं है, उसके पीछे एक सुपरमार्केट भी है। तो उसका धंधा ऐसा है, आधा धंधा पेट्रोल पंप से आता है और आधा धंधा सुपरमार्केट से आता है। तो उसका पूरा बिजनेस क्या पेट्रोल पंप का है क्या? तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, तुम्हारे पूरे बिजनेस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। अगर आधे बिजनेस पे जीएसटी लग रहा है और आधे पे नहीं लग रहा है तो वो लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तुमको डाल देंगे। ऑब्वियसली पेट्रोल बेचेगा तो टैक्स नहीं लगेगा, खाली रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा। समझा है? तो एग्रीगेट टर्नओवर हमेशा तुम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट करोगे अंडर द सेम पैन नंबर। समझा ये चीज? इजी है क्या? ओके। एग्रीगेट टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पे काम में आने वाला है, इसलिए अपन पहले ही पढ़ ले रहे एग्रीगेट टर्नओवर में आता क्या क्या। Aggregate turnover of a person determines whether the person needs to be registered under GST. If the aggregate turnover is above the prescribed threshold limit, then the person will be required to be registered. ये अपन पढ़ेंगे in detail in chapter registrations. Once the registration liability is attracted, he will have to adhere by all the regulations as prescribed under GST law. एक बार तुम्हारा 20 लाख के ऊपर टर्नओवर क्रॉस हो गया तो तुमको जीएसटी लॉ को पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ेगा, तुम लोग उससे भाग नहीं सकते। समझा है? अभी लिखते हैं हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर। लिखो इसमें एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स aggregate turnover includes number 1 value of all taxable supplies, value of all taxable supplies। टैक्सेबल सप्लाईज मतलब जिस पे नॉर्मल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में टैक्स लगता है, शर्ट, पैंट, मोबाइल, कैमरा, आईपैड, बेंचेस, जो भी चीज़ें देखो जो अपने नॉर्मल लाइफ में जिस पे टैक्स लगता है उनका नाम क्या हो गया? टैक्सेबल सप्लाईज। सेकेंड, वैल्यू ऑफ ऑल, इसमें फर्स्ट लिखता हूं एग्जेम्प्ट सप्लाईज, इसमें फर्स्ट बुलेट पॉइंट वैल्यू ऑफ ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज। इसका एग्जांपल लिख देते हैं आगे, स्कूल, हेल्थ केयर, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट। दिस विल बी स्टडीड इन चैप्टर नंबर, एग्जाम्पशंस का एक चैप्टर है बड़ा सा, नहीं नहीं रुक जाओ, चैप्टर 7 है जिसमें पूरा बड़ा सा लिस्ट है कि एग्जाम्प्ट सप्लाईज में क्या क्या आता है। तो उसके मैंने 3 एग्जांपल लिखा दिए, स्कूल, हेल्थ केयर एंड बैंक इंटरेस्ट। सेकेंड लिखो नॉन टैक्सेबल,
नॉन टैक्सेबल का एग्जाम्पल पेट्रोल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देखो दोनों में फर्क है, एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल में। एग्जेम्प्ट वाला सप्लाई है लेकिन अलग से बोल दिया कि उस पर टैक्स मत लगाओ, लेकिन जो नॉन टैक्सेबल वाला है उस पर जीएसटी लगता ही नहीं। एग्जेम्प्ट वाला सप्लाई है, जीएसटी लग सकता है, लेकिन अलग से क्या बोल दिया, इस पर जीएसटी मत लगाओ। लेकिन नॉन टैक्सेबल वाला क्या है, उस पर जीएसटी का कानून ही एप्लीकेबल नहीं है। और लास्ट है नील रेटेड। नील रेटेड मतलब वापस ये सप्लाई है लेकिन इसका टैक्स रेट कितना है, 0। टैक्स रेट इक्वल टू 0%। ये यूजुअली तुम्हारे फूड ग्रेन्स पे होता है, जो नेसेसरी चीज़ें है ना, उस पर टैक्स रेट कितना है, 0%। इसको ये लोग कभी भी बढ़ा सकते हैं, शायद इजीली बढ़ा सकते हैं टैक्स रेट को, इसलिए उसको अलग से रखा है। हाँ क्या टैक्स रेट 0% होता है उस पर। नहीं नहीं नहीं, नॉन टैक्सेबल पे जीएसटी लगता ही नहीं, इसके ऊपर जीएसटी लगता है। मान लिया अगर मैं चावल खरीदने जाता हूँ, चावल पे जीएसटी लगेगा, सप्लाई है वो, लेकिन उसका टैक्स रेट 0 है। देखो तीनों में टैक्स तो भरना ही नहीं है, एक छोटा सा थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। नॉन टैक्सेबल पे जीएसटी लगता ही नहीं है, नील रेटेड पे जीएसटी लगता है लेकिन रेट 0 है, ऐसा फर्क है। ये अलग अलग करना पड़ा क्योंकि ऊपर वाले को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, नीचे वाले को अगर चेंज करना है टैक्स रेट को तो इजीली रूलिंग पार्टी एक नोटिफिकेशन के द्वारा चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए उन दोनों को बाइफरकेट करना पड़ा। क्या उस पर लिख दे, फूड ग्रेन्स लिख दे, व्हीट राइस। नहीं 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 नहीं, एग्जेम्प्ट और भी अलग है। देखो एग्जेम्प्ट पे भी टैक्स नहीं लगने वाला है, इस नील रेटेड पे टैक्स लगने वाला है, लेकिन रेट कितना है उसका, 0%। इन दोनों की अलग अलग स्पेसिफिक लिस्ट है, इसको अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि टैक्स रेट बहुत इजीली बढ़ा सकते हो, बट ये दोनों में चेंजेस करने में बहुत टाइम लगता है, इसके लिए उसको ऐसे तरह से बाइफरकेट किया। उसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। समझ गया? ओके। अच्छा थर्ड नंबर पे और एक चीज आएगी, जीरो रेटेड सप्लाई, वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। अब ये क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई। ऊपर एक नील रेटेड पढ़ दिया, तो जीरो रेटेड क्या है, थोड़ा अलग है। जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट समझते हो क्या? तो जीएसटी में एक्सपोर्ट का नाम है जीरो रेटेड सप्लाई। अच्छा एक्सपोर्ट करोगे ना तो जीएसटी लगेगा, लेकिन जीएसटी का रेट रहेगा 0.01%। कितना रहेगा, 0.01%, मतलब वर्चुअली जीरो ही हो गया ये, इसके लिए इसका नाम क्या बोल दिया, जीरो रेटेड सप्लाई। समझते हो चीज? तो जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाई टू SEZ। SEZ का कभी नाम सुना है क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है ये जोन में? टैक्स हॉलीडेज होते हैं, इंटरेस्ट लोन बहुत कम रेट पे मिलता है, जो भी उधर बिजनेस करता है ना उनको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उधर भी टैक्स का रेट होता है 0.01%। मान लो यहाँ पे मैं बेंचेस प्रोड्यूस कर रहा हूँ और वो बेंचेस SEZ में सप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे बेंचेस पे बहुत कम रेट लगेगा क्योंकि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैं सप्लाई कर रहा हूँ। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सप्लाईज को भी मेरे टर्नओवर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? इजी है चीज। फोर्थ, एक फोर्थ लास्ट चीज आती है इसमें, इंटर स्टेट सप्लाईज between persons having same PAN, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन। किसको डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन याद है क्या?
क्या होता है डिस्टिंक्ट पर्सन? सेम पैन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन है नासिक में, एक रजिस्ट्रेशन है सूरत में, तो यहाँ से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कुछ बेचता हूँ मेरे सूरत वाले ब्रांच को, तो वो भी मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल हो जाए। तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो भी पॉसिबल है सब कुछ ले लिया है एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन। क्लियर है? बट दो चीजें एक्सक्लूड किया, बट एक्सक्लूड्स नंबर 1 CGST, SGST, IGST, UTGST, सेस। क्या एक्सक्लूड कर दिया? CGST, SGST, IGST, UTGST, सेस। इसका मतलब क्या? देखो, मैं मोबाइल बनाता हूँ और मैंने ये मोबाइल बनाया और मैंने तुम लोगों से 1,18,000 रुपीज़ ले लिए एंड आई सोल्ड दिस मोबाइल टू यू। मैंने तुमसे लमसम कितने लिए? 1,18,000। टैक्स रेट वॉज 18%, तो टैक्स का अमाउंट हटा के बताओ कितना होगा सेलिंग प्राइस? 1 लाख होगा ना? तो मेरे टर्नओवर में 1 लाख आएगा एंड ना कि 1,18,000। टैक्स को तुम लोग तुम्हारे टर्नओवर में इंक्लूड मत करना। टैक्स के अलावा जितना भी पोर्शन बचता है ऑफ योर सेलिंग प्राइस, दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर टर्नओवर। क्लियर है? इसलिए लिख दिया एक्सक्लूड्स CGST, SGST, IGST, UTGST एंड सेस। टैक्स के बिना वाला सेलिंग प्राइस इज योर टर्नओवर। टैक्स को हटा देना और टैक्स के बिना जितना भी बचेगा पोर्शन, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर। समझा? क्या हो गया दीपक? ओके। एंड सेकेंड है, सेकेंड काफी लॉजिकल है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। किसको याद है? क्या क्या होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में? रेसिपेंट टैक्स पे करेगा अपने परचेस पे। जो मैं परचेस करता हूँ, मान लो मैंने सिक्योरिटी सर्विस परचेस की, आई एम ए बॉडी कॉर्पोरेट, और मैंने किसी सिक्योरिटी वॉचमैन को हायर किया, टैक्स कौन पे करेगा? मैं टैक्स पे करूंगा। वॉचमैन छोटा आदमी है, आई एम एलिजिबल टू पे टैक्स, सो टैक्स विल बी पेड बाय मी। तो अगर मैं टैक्स पे करने वाला हूँ तो मतलब मैं सप्लायर हूँ क्या? सप्लायर कौन है? सप्लायर वही बंदा है, खाली टैक्स मैं भर रहा हूँ अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो जो मैं उसको फीस पे करूंगा वो मेरे टर्नओवर में आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। मैं खाली रेसिपिएंट हूँ, टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सप्लायर हूँ। तो क्लैरिफिकेशन के लिए इन लोगों ने बोल दिया कि अगर तुम लोग कुछ परचेज करते हो ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर RCM, तो वो परचेज को तुम्हारे टर्नओवर में इंक्लूड मत करना। बहुत लॉजिकल है, लेकिन आगे जाके लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए बोल दिया, इसलिए वो लाइन इधर लिखते, परचेज कैन नेवर बी इंक्लूडेड इन योर टर्नओवर इवन इफ दैट परचेज इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। लिखता हूं यहां पे मैं, इनवर्ट सप्लाईज, on which tax is payable under reverse charge, on which tax is payable under reverse charge, invert supplies on which tax is payable under reverse charge। समझा ये वाला पॉइंट? कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेस, परचेस कभी भी तुम्हारे टर्नओवर में नहीं आएगा, बस लिखने के लिए लिख दिया। ये डेफिनेशन याद करना पड़ेगा पूरा। हाँ बराबर, पढ़ो एक बार पूरा, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, पूरा पढ़ो, और डाउट होगा तो अभी इमीडिएटली क्लियर करो इसको। SEZ, हाँ बोल। अरे SEZ वाले में तेरा धंधा अगर SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो पता ही नहीं क्या तो क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ऐसा एक जोन है जो गवर्नमेंट अलोकेट करता है, उधर अगर कोई बिजनेस करता है ना तो उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। टैक्स रेट्स कम होते हैं वहाँ पे तुमको इंटरेस्ट भी बहुत ईजी, लोन बहुत ईजीली मिल जाता है, फिर बाकी सारे जो कंप्लायंस के बेनिफिट्स है वो भी उधर मिल जाते हैं। तो ये मुंबई के पास लोकेटेड है, गुजरात में भी लोकेटेड है,
उधर ऐसा कोई भी जाके धंधा नहीं कर सकता है, तुमको स्पेशल परमिशन लगती है, तुम्हारा स्पेशल टाइप का बिजनेस होना चाहिए तो ऑपरेट इन SEZ। तो मान लो तूने तेरा ऑफिस डाल दिया SEZ में, तो मैं तेरे को ट्रांसफर करूंगा तो आई विल सप्लाई टू SEZ। गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट बिजनेस। अभी नासिक में बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि नासिक में लैंड के रेट्स आए हैं, अगर मैं लीज पे लेता हूँ वो भी बहुत ज़्यादा है, लोन मिलता नहीं है ना। देखो एक माइंड, एक पीसफुल माइंड चाहिए बिजनेस करने के लिए, ये सब फालतू की चीज़ें तेरे को नहीं चाहिए। यू वांट टू फोकस ओनली ऑन योर बिजनेस, दैट्स व्हाई यू विल ओपन अ शॉप, यू विल ओपन योर ऑफिस इन SEZ। उधर ये सब फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लैंड भी तेरे को गवर्नमेंट देगा, लोन भी तेरे को गवर्नमेंट देगा, सब कुछ गवर्नमेंट देगा। यू प्योरली फोकस ऑन योर बिजनेस, समझा। कल चेक करके आ कि इंडिया में कितने SEZ एग्जिस्ट करते है ना, और किधर किधर स्पेसिफिक ऐसा एरिया अलोकेटेड रहता है उसके लिए, SEZ। समझा टर्नओवर, एक बार साथ में बोलते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स value of all taxable supplies, value of all exempt supplies, non-taxable supplies, nil rated supplies, value of all zero rated supplies, value of all interstate supplies between persons having same PAN, but it will exclude CGST, SGST, IGST, UTGST and cess, and also it will exclude inward supplies on which tax is payable under reverse charge base। हाँ क्या क्या एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब ऐसे सप्लाईज जो सप्लाई तो है बट गवर्नमेंट ने पब्लिक नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए उसको एग्जेम्प्ट कर दे, उसको ऐड करेंगे। मान लो मेरा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट से जो फीस चार्ज करता हो ना उस पर GST नहीं लगता है बिकॉज दैट इज एग्जेम्प्ट, बट स्टिल दोज फीस विल बी इंक्लूडेड इन माई टर्नओवर, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ मिला के। मेरा एक शर्ट का शॉप है और मेरा एक हॉस्पिटल है, शर्ट के शॉप का भी इंक्लूड करूंगा, हॉस्पिटल का भी इंक्लूड करूंगा, तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मिला के ही देखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, आइडियली लेना पड़ेगा, बट अपन वो चैप्टर नंबर 14 में देखेंगे कि क्यों नहीं लेना पड़ेगा। लेना नहीं पड़ता है इतना याद रख, बट मैं तेरे को तब अच्छे से समझाऊंगा कि उसका लॉजिक क्या है। हाँ मतलब नहीं लेना है उतना समझ लो। नहीं टैक्स से लेंगे, टैक्स के बिना ही, क्योंकि नीचे लिखा है ना एक्सक्लूड्स, सब कुछ टैक्स के बिना ही लेना देखो। क्योंकि यूजुअली अपन जब मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं अपन एक लमसम अमाउंट पे करते हैं, टैक्स के साथ पे करते हैं ना, तो वो दुकानदार को टैक्स को हटाना पड़ेगा और उसको हटा के कितना पोर्शन है वो देखना पड़ेगा। हाँ बिना टैक्स का टर्नओवर, हाँ 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 यस, वो 20 लाख क्रॉस होना चाहिए। समझा है क्या, बड़े आगे समझा सबको एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, तो अभी अपने को सेक्शन 10 पढ़ना है, काफ़ी बड़ा सेक्शन है, आज नहीं होगा, बट मैं तुमको इसका क्रक समझा रहा हूँ कि सेक्शन 10 है क्या। अपना 7 और 8 हुआ चैप्टर 2 में, 9 और 10 होगा इस चैप्टर में, ठीक है। समझो अभी ये है क्या। अगर कोई भी बंदा GST में रजिस्ट्रेशन लेता है ना तो उसको मिनिमम ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, मैं तुमको बताता हूँ वो। अगर कोई भी बंदा GST में रजिस्ट्रेशन लेता है तो नंबर 1 उसको मंथली टैक्स पे करना पड़ेगा। कब टैक्स पे करना पड़ेगा, मंथली। एक और एक ऑप्शन होता है क्वार्टरली का, उसको अपन फिलहाल साइड में रखते हैं। मंथली टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकेंडली उसको मंथली रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। रिटर्न मतलब एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि मैंने टैक्स पे किया है, मंथली रिटर्न फाइलिंग। और GST में हर महीने 2 रिटर्न फाइल करने होते हैं, मतलब साल के कितने हो जाएंगे,
तो साल के कितने रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे? 24 रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। थर्ड, ये सब कुछ तुम लोग खुद से नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमको बिजनेस में फोकस करना है, तो तुमको एक अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा। एक अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा जो तुम्हारे डेली के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे। फिर उसके साथ साथ तुमको एक सीए को भी हायर करना पड़ेगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड फॉर मंथली रिटर्न फाइल। समझ रहे हो क्या? छोटे बिजनेसेस के लिए ये बहुत झंझट का काम होता है। छोटा बिजनेस मतलब मान लो मेरा एक छोटा सा किराना का दुकान, कितना मार्जिन होता होगा किराने की दुकान में, जरा सोच के बताओ। 5% मतलब बहुत अच्छे प्रोडक्ट पे, सिल्क वगैरह पे 5%। जो तुम्हारा डेली का प्रोडक्ट होता है ना, उस पे अराउंड 2% से लेकर अगर अच्छा दिन है तो 3% का मार्जिन। समझ रहे हो? मान लो मैं साल में 1 करोड़ का धंधा करता हूँ। रीजनेबल है एक छोटे दुकान के लिए 1 करोड़ का धंधा करना? कितना होगा मेरा नेट प्रॉफिट बताओ जरा? 2 लाख से 3 लाख हो जाएगा। 2 लाख से 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें अकाउंटेंट मिनिमम 1 महीने का कितना लेगा? मतलब चलो पार्ट टाइम आ रहा है, मान लो फुल टाइम तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ 4,000 रुपये लेगा वो पार्ट टाइम। दिन में 2 घंटा आएगा सिर्फ, पार्ट टाइम, एकदम पार्ट टाइम बोल रहा हूँ, इंटू 12। सीए 1 महीने का मिनिमम 10,000 तो लेगा ही लेगा, इससे कम तो नहीं लेगा, ठीक है? इंटू 12, ये ऊपर का हो गया 48,000 और ये हो गया टोटल 1,68,000। नेट प्रॉफिट है 2 लाख से 3 लाख, और उसमें कंप्लायंस कितना लग रहा है मेरे को? 1,68,000 का कंप्लायंस ही लग रहा है। घर पे क्या लेके जा रहा हूँ? कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ ना। इसके लिए ऐसे छोटे बिजनेसेस को इन सारे कष्टों से मुक्ति दी गई अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के थ्रू छोटे बिजनेसेस को बोल दिया कि तुमको ये सारा कंप्लायंस बर्डन हैंडल करने की जरूरत नहीं। इनको बोल दिया कि साल में एक ही बार रिटर्न भरना। कितनी बार रिटर्न भरना? एक ही बार रिटर्न भरना। अच्छा, एक और चीज, अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो हर एक कस्टमर को तुमको इनवॉइस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इनवॉइस। हर एक कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है, उसकी इमीडिएट अकाउंटिंग एंट्री मारनी पड़ती है। तो सेक्शन 10 के थ्रू छोटे बिजनेसेस को बोल दिया कि तुमको ये सब मगजमारी करने की जरूरत नहीं। इनको बोल दिया, तुमको सिंपल कर देते। नंबर 1 रिटर्न पर एनम। कितने रिटर्न फाइल करना है? 1 रिटर्न। सेकेंड बोल दिया पे टैक्स क्वार्टरली। हर 3 महीने में जाके टैक्स पे कर देना। और इनको और भी सिंपल कर दिया, इनका टैक्स रेट पहले से इनको बोल दिया, टैक्स रेट प्री डिटरमाइंड। तुमको झंझट करने की जरूरत है ही नहीं। अगर मैंने ये क्वार्टर में 30 लाख रुपए का धंधा किया है, इनको बोल दिया तुम्हारा टैक्स रेट है 1%, तुम लोग चुपचाप जाके 30 लाख का 1% कितना होगा? 30,000। तुम लोग चुपचाप जाके 30,000 टैक्स पे करके आ जाओ। अकाउंटिंग भी करने की जरूरत नहीं, तुमको मालूम है ना तुमने इतना सेल्स किया, चुपचाप 30 लाख पे 1% टैक्स पे करके आ जाओ। तो अकाउंटेंट रखने की भी जरूरत नहीं है, सीए रखने की भी जरूरत नहीं है। सीए खाली साल में एक बार आएगा और एक रिटर्न तुमको फाइल करके देगा, बाकी पूरा काम तुम लोग खुद से कर सकते। कंसिडरेबल लेवल पे तुम्हारा कंप्लायंस बर्डन कम कर दिया है थ्रू द सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 का नाम है कॉम्पोजिशन स्कीम। हाँ, वो मैं बोलूंगा कैसे डिटरमाइन करें, ठीक है? नाम क्या है इसका? कॉम्पोजिशन स्कीम। ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। छोटे बिजनेसेस को ऑप्शन दे दिया गया कि तुम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकते। कॉम्पोजिशन स्कीम के द्वारा तुम्हारे कंप्लायंस बर्डन गवर्नमेंट ने कंसिडरेबली कम करने का ट्राई किया है, लेकिन बर्डन कम किया तो कुछ कंडीशन भी डाल दिए, वो कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। तो पहला कंडीशन ये बोल दिया कि तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोल दिया? 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। तो छोटा बिजनेस मतलब जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम। पूरे साल भर में 1.5 करोड़ से अगर तुम्हारा टर्नओवर कम है,
देन यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। कुछ स्टेट्स के लिए 75 लाख भी बोला है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ध्यान में रखो टर्नओवर कितना बोल दिया, 1.5 करोड़ से कम, समझा। इसके साथ और एक कंडीशन डाल दी, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बोल दिए कि तुमको वो प्रोडक्ट सेल करना अलाउड नहीं। इसमें पान मसाला आता है, टोबैको आता है, इसमें आइसक्रीम भी आ जाता है, आइसक्रीम भी आ गया, इसमें एरेटेड वाटर भी आ जाता है, मतलब सोडा। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बोल दिए कि तुम लोग ये वाले प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। इसके साथ और एक चीज बोल दी, तुम लोग छोटे बिजनेस हो ना, तो अपने लोकेलिटी में काम करो, इंटर स्टेट सप्लाई करना अलाउड नहीं, मतलब दूसरे स्टेट में धंधा नहीं कर सकते हो, अपने स्टेट में ही धंधा करो, इंटर स्टेट सप्लाई मत करो। समझ रहे हो क्या? ये सारे कंडीशंस डाले हैं जो अपन कल पढ़ने वाले हैं इसमें कॉम्पोजिशन स्कीम में। बट बेसिक फंडा याद रखो, कॉम्पोजिशन स्कीम मतलब तुम्हारा कंप्लायंस बर्डन कम होने वाला है इफ यू आर अ स्मॉल बिजनेस विथ टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़। क्लियर है क्या? ओके, कल ये स्कीम खत्म हो जाएगा, इतना कुछ बड़ा है नहीं, कल ये अपन चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।